हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है ना, नॉट कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। और हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू साइन थीटा। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इक्वल नहीं होता, डायरेक्शन सेम नहीं होता है, डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का। और दो वेक्टर को हम लोग सेम कब कहेंगे, इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, तो इस केस में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल सेम नहीं आता है, तो हमें पता है कि हाँ ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए कभी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन आपको याद हो तो जस्ट ऑपोजिट आता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट रहता है। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है, इसी वजह से हम लोग ए क्रॉस बी को क्या लिख देते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये आपको लास्ट क्लास में आई थिंक समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई रटने वाला बात है नहीं। ठीक है, अब देखो ये वही डायरेक्शन दिखाया हुआ है, क्यों सेम नहीं होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी क्या आता है, ऐसा ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आया है ए क्रॉस बी, देखो रेड से जो लिखा हुआ है, रेड से लिखा और यहाँ ऐसा बनाया हुआ, इसका मतलब ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन है। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, आपके पेज से परपेंडिकुलरली इनवर्ड। डायरेक्शन निकालने का तरीका वही स्क्रू मेथड है, राइट हैंड और राइट हैंड थंब रूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ दोनों जो है वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक अगर इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, भले दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन ऐसा तो कहेंगे नहीं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है। हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट वेक्टर को इक्वल कहने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रॉपर्टी। और डायरेक्शन देखो जस्ट ऑपोजिट है, एक बाहर आ रहा है और एक परपेंडिकुलरली इन साइड जा रहा है, मतलब एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम लोग या फिर वेक्टर एक्स वाई कह दो। अगर सपोज वेक्टर एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे वेक्टर वाई है और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है ना, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो वही लिखा है यहाँ पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोग सीधा ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है ना, तो अगर कहीं लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ब्रैकेट में लिखा है, तो इसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड और उसके बाद बाहर में क्रॉस सी। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी क्रॉस सी को ब्रैकेट में, तो आपको बी क्रॉस सी पहले करना पड़ेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा, ऑफकोर्स बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर ही होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। देखो आपको फील आ रहा हो, अगर ऐसा कहीं लिखा रहा है 2 + 3 + 4, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, 2 + 3 को ब्रैकेट में लिख दो और 4 को बाहर कर दो। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जो एडिशन है, एडिशन भी क्या है, एडिशन भी एक ऑपरेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट भी एक ऑपरेशन है। एडिशन जो है वो स्केलर में आप ऑपरेट करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट आप वेक्टर में ऑपरेट करते हो। तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो आप कर सकते हो, आप 3 + 4 पहले करो या 2 + 3 पहले करो, आंसर दोनों में सेम आएगा, बट यहाँ पे आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये कह रहा है कि इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये ओबे करता है, मतलब ए क्रॉस बी + सी लिखा है तो आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो और प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हो। ये उसी तरह से है कि अगर कहीं ए इंटू बी + सी लिखा रहता है तो आप इसे क्या लिख देते हो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है ना, ऐसा लिख देते हैं ना इसको स्केलर में। तो उसी तरह वेक्टर में भी यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी + ये इंटू नहीं है, ये स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है,
तो अगर कहीं लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही इंटू की तरह, जो इंटू होता था उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, जिस तरह से ए बी और ए सी लिख देते थे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ये वेक्टर का प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर कहीं पे दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो और ए और बी बोथ नॉन ज़ीरो है, ठीक है, अगर कहीं पे ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या दिया हुआ है, जीरो, और ये भी दिया हुआ है साथ साथ कि ना तो ए जीरो है और ना ही बी जीरो है, मतलब वेक्टर ए जो है ये भी एक नॉन जीरो वेक्टर है और वेक्टर बी जो है ये भी एक नॉन जीरो वेक्टर है, बट ए क्रॉस बी जीरो है। इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उनके बीच का एंगल चाहे तो जीरो होगा ए और बी के बीच का, और चाहे उनके बीच का एंगल 180 होगा। अब कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्या, ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। देखो ये प्रॉपर्टी में मैं नहीं लिखता, ये क्वेश्चन के थ्रू भी मैं करवाता, लेकिन प्रॉपर्टी में लिख दिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको समझो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे कि ये मॉड ए जीरो नहीं है, मतलब मॉड ए जीरो नहीं है, मॉड बी भी जीरो नहीं है, ठीक है ना, ना मॉड ए जीरो है ना मॉड बी जीरो है, लेकिन ए क्रॉस बी का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, जीरो, तो ना ये जीरो ना ये जीरो, तो ओवरऑल जीरो होने का क्या मतलब है, साइन थीटा जीरो हो जाए, ठीक है ना। और साइन थीटा जीरो कब होगा, तो साइन थीटा जीरो तभी होगा जब थीटा जीरो हो या फिर थीटा 180 हो, इसके अलावा किसी भी एंगल पे साइन थीटा का वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर ए और बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों नॉन जीरो है, तब हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों नॉन जीरो है और ये रिजल्ट जीरो है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि थीटा आइदर जीरो हो या फिर 180 हो, ठीक है। अच्छा, ये एक रिजल्ट दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, और आप चाहो तो ये रिजल्ट को फाइंड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस ए इक्वल टू के क्रॉस के, और ये क्या दिया हुआ है, जीरो। आई क्रॉस आई का वैल्यू भी जीरो होता है, जे क्रॉस जे का वैल्यू भी जीरो और के क्रॉस के का वैल्यू भी जीरो। ऐसा क्यों होता है, देखो आई क्रॉस आई मतलब इसका आप देखो वैल्यू, आई क्रॉस आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड आई इंटू साइन थीटा। अब एक बात बताओ कि आई और आई के बीच का एंगल कितना है, जीरो, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे, जीरो, तो मॉड आई तो 1 हो जाएगा, ये भी मॉड आई 1 हो जाएगा, और साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब एक ही जीरो हुआ तो जीरो इंटू कोई भी लफड़ा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो, तो इसीलिए लिखा हुआ है आई क्रॉस आई इज जीरो। उसी तरह जे क्रॉस जे में भी है, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, मॉड जे इंटू साइन जीरो, क्योंकि जे और जे के बीच का एंगल जीरो। उसी तरह के और के बीच का एंगल जीरो, तो के क्रॉस के को भी हमने जीरो लिख दिया। अच्छा, आई क्रॉस जे ये क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड देखो क्या हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू आई और जे के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ये देखो आई जो है वो एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन पे होता है और जे जो है वो वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन पे होता है, और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो आई क्रॉस जे को क्या लिखेंगे, मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन 90। अब तुम ही बताओ, आप लोग ये सोचो कि मॉड आई 1, मॉड जे 1 और साइन 90 भी 1, तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। अब डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आ गया आई क्रॉस जे का, डायरेक्शन क्या होगा, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे आप अपना स्क्रू को मान लो, और आई क्रॉस जे मतलब आई से जाना है किधर, स्क्रू को जे की तरफ, आई से रोटेट करना है जे के सेंस में, आई से जे की तरफ। इस स्क्रू को जब ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू जो है वो बाहर आएगा, और बाहर जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलरली जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस वाले डायरेक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, के कैप। मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो 1 के कैप लिखो या के कैप लिखो, बात सेम ही है। तो आई क्रॉस जे को हमने सीधा क्या लिख दिया, के कैप लिख दिया। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और हमने आई क्रॉस जे के लिए एक्स से वाई के सेंस में स्क्रू को अपना रोटेट किया, और आपका हमें मिल गया ये के कैप डायरेक्शन। अच्छा, आई क्रॉस जे के कैप मिल गया, जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, देखो ये अगेन हो गया आपका आई, मैं आई ही लिख देता हूँ आई, और ये लिख देता हूँ जे, हटाओ एक्स वाई। तो जे क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, तो वही स्क्रू रखो और स्क्रू को इस बार जे से आई के सेंस में रोटेट करो, इस तरह से। स्क्रू को जब ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो स्क्रू किधर जाएगा, आप सोचो, ये जो स्क्रू है हमारा, इसे रोटेट करेंगे इस सेंस में, तो इस सेंस में रोटेट करने पे स्क्रू आपके डिस्प्ले के परपेंडिकुलरली इनवर्ड जाएगा, मतलब माइनस के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में।
जो कि माइनस के का डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो जे क्रॉस आई का भी 1 ही आएगा, मॉड जे इंटू मॉड आई इंटू साइन 90, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। तो ये आ गया मॉड जे क्रॉस, सॉरी जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के कैप। इसी तरह से आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे कैप। आप चाहो तो एक्सिस बना के देख लो, एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड ये जो है ये आपका जेड है। ये 3 एक्सिस है और आप चाहो तो यही तीनों एक्सिस पे ये बना के देख लो। तो आई क्रॉस जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस आई, जे क्रॉस के और के क्रॉस जे, जितना पॉसिबिलिटी है वो इतना रिजल्ट है। अब आप एक तो चाहो तो ये रिजल्ट को रट सकते हो, हाँ निकाल, ऑफ कोर्स निकाल भी सकते हो, बट हर क्वेश्चन में जब आपको यूज करना होगा तो इतना निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तो तरीका है कि ये काम आई पहले सेम रहे तब तो जीरो कर देना, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, और जब अलग अलग रहे तब एक तो तरीका है रट लो, दूसरा तरीका कि मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक को समझो, ठीक है। रटना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। रटने से प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एग्जाम में हो सकता है भूल जाओ, आपका रटा हुआ याद नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कहीं कुछ और ना याद आ जाए, आपने कुछ और रटा हुआ था और कुछ और याद आ गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे वही आई जे से निकाल के दिखाया गया है, आई क्रॉस जे के हो जाता है, आई क्रॉस जे मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन 90, तो मैग्नीट्यूड जो है 1 आ गया। ट्रिक ये है आपका, आप ऐसा एक गोला बना लो, ये ट्रिक है, ठीक है ना, इसका रीजन कॉन्सेप्ट मत पूछना मेरे से। तो ऐसा एक गोला बना लो और यहाँ पे आई मार्क कर दो ऐसे, ये जो डायरेक्शन हमने मार्क किया है एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया है, मतलब जिस तरह से घड़ी चलता है उसके ऑपोजिट साइड में, ठीक है ना। घड़ी का कांटा कैसे चलता है, घड़ी का कांटा इस तरह से चलता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना है, एक गोला बनाना है और उस पर 3 एरो बना देना है, आई जे और के का, और तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब अगर कोई पूछे आई क्रॉस जे मतलब आई क्रॉस जे, तो सबसे पहले आई और जे पूछा है तो रिजल्ट तो हमेशा के ही आएगा। अब डाउट ये है कि कभी के आता है कभी माइनस के आता है, तुम यहाँ पे गौर करो, आई और जे जब भी पूछा है तो यहाँ पे रिजल्ट के आया है, जे और आई पूछा तो रिजल्ट माइनस के आया, आई और के पूछा तो रिजल्ट ना आई में आया ना के में आया, रिजल्ट जे में आया। अब ये दिक्कत है कि कहीं माइनस जे आ रहा है तो कहीं प्लस जे आ रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई कुछ पूछता है, आई क्रॉस जे पूछता है, दो पूछ दिया है, रिजल्ट तीसरे में आएगा। अब तीसरे में माइनस लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा वो कैसे तय करना है। तो अगर आई क्रॉस जे पूछा है तो देखो आई से बढ़ा है जे की तरफ, ठीक है, और जे से उधर ही बढ़ गया के की तरफ, तो आपके सेम सेंस में पूछा गया है। आई और जे जो है ये जो डायरेक्शन है इसी सेंस में आई क्रॉस जे पूछा गया है, पहले आई फिर जे, तो यहाँ पे सीधा के कैप बोलना है। और कोई जे क्रॉस आई पूछे तो देखो जे क्रॉस आई क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया जे क्रॉस आई, पहले जे और फिर आई, जे से आई आने में आपको ऑपोजिट चलना पड़ेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन पहले से सही डायरेक्शन में आप नहीं चले हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले हो, तो ऐसे में माइनस के बोलना। और एग्जाम्पल भी समझाता हूँ, अगर कोई पूछे जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के पूछे मतलब जे से आपने चला के की तरफ, जे से आपने चला के की तरफ, ठीक है, तो आपने उसी डायरेक्शन में चला है जो डायरेक्शन इस सर्कल का है, ठीक है, इस सर्कल में जो एरो का जो डायरेक्शन है आपने उसी डायरेक्शन में चला है, जे क्रॉस के, ठीक है ना। तो इसमें जब आपने सेम सेंस में चला है तो सीधा आई कैप बोलो। अगर कोई पूछे के क्रॉस जे, कोई पूछे के क्रॉस जे मतलब के क्रॉस जे, अगर कोई पूछे इसका मतलब आपने ऐसे चला, के क्रॉस जे ऐसे चला, तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, आपके इस सर्कल वाले डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने चला। जब ऑपोजिट चले हों तब क्या लिखना है, माइनस आई कैप। के क्रॉस जे का रिजल्ट क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। देखो कहाँ है, के क्रॉस जे का रिजल्ट क्या है, माइनस आई कैप, और जे क्रॉस के का रिजल्ट क्या है, आई कैप। कोई पूछे अगर आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के मतलब आई क्रॉस के, आई से चले हम के की तरफ, तो क्या हम सर्कल के ऑपोजिट सेंस में गए हैं, तो ऑपोजिट सेंस में गए हैं तो यहाँ पे माइनस जे कैप अपना रिजल्ट बताएंगे, तो ये रिजल्ट अपना हो गया माइनस जे कैप। और कोई के क्रॉस आई पूछे, के क्रॉस आई देखो, के क्रॉस आई, के से चले हैं आई की तरफ, के क्रॉस आई है ना, के क्रॉस आई, तो हम के से चले हैं आई की तरफ, और ये जो डायरेक्शन में आप चले हैं वो डायरेक्शन इस सर्कल के डायरेक्शन के जैसा ही है, सर्कल के डायरेक्शन के सेंस में ही है, तो इसका रिजल्ट सिंपली जे कैप हो जाएगा। तो के क्रॉस आई का रिजल्ट सिंपली जे कैप हो जाएगा। तो बस ये गोला बनाना है और ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज एरो दें, और उसके बाद जो पूछे वहाँ से उधर चल दो,
सेम डायरेक्शन है तो प्लस आई कैप, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आई कैप। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब कॉन्सेप्ट आपका सब कुछ खत्म हो चुका है क्रॉस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बिल्डअप हो। अभी हो सकता है मैंने कॉन्सेप्ट बताया हो तो कुछ पार्ट समझ में आया हो, कुछ पार्ट में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट था वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।